दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश का एक बहुत बड़ा संगठन है और जो भारतीय जनता पार्टी इस समय देश की सत्ता को संचालित कर रही है, माना जाता है कि आरएसएस उसको संचालित करता है। तो आरएसएस ने कल यानी 2 सितंबर को एक स्टेटमेंट जारी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सुनील अंबेकर जो उसके प्रचार प्रमुख हैं, प्रचार प्रमुख ने पत्रकारों से बातचीत की। कुछ बातें उन्होंने स्वयं कही और कुछ जवाब में कही पत्रकारों की। जो बातें उन्होंने कही हैं उसमें बिल्कुल साफ है कि वह कास्ट बेस्ड सेंसस जो है उसको चाहते हैं कंडीशनल, कि भाई उनकी कुछ शर्तें हैं कि कैसे होनी चाहिए जाति जनगणना। तो उनका कहना है कि भाई पॉलिटिकल ये मामला नहीं बनना चाहिए, इस पर चुनावी मामला नहीं बनना चाहिए, इसको पॉलिटिकल एंगल नहीं दिया जाना चाहिए, ये वेलफेयर के लिए होना चाहिए। और बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही हैं उसमें यह भी ध्वनित होता है कि जिन समुदायों को जरूरत है उनकी ही गणना हो जाए, सीधी भाषा में न होकर, सीधे शब्दों में न होकर, लेकिन ये बात ध्वनित होती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बीजेपी से पहले ये स्टेटमेंट जारी किया है। बीजेपी से अपेक्षा थी कि वो जारी करेगी, लेकिन वो नहीं, पहले इन्होंने जारी किया है। 2021 से बीजेपी की पोजीशन है, मोदी सरकार की पोजीशन है कि जातिवार जनगणना नहीं होनी चाहिए। 2018 में कहा था कि जातिवार जनगणना के वो पक्ष में है, लेकिन अभी जो एक खामोशी रही है, राहुल गांधी के बार बार ललकारने के बावजूद मोदी सरकार ने कोई स्टैंड चेंज नहीं किया था। क्या वो अब चेंज करेगी? आरएसएस के इस बयान के बाद अगर करेगी तो क्या करेगी? बहुत सारे हमारे सामने सवाल हैं और इन सवालों का जवाब वही व्यक्ति दे सकता है, वही विद्वान दे सकता है जो आरएसएस बीजेपी को ही नहीं बल्कि पूरी राइट विंग पॉलिटिक्स को भारत की बहुत अच्छी तरह समझता हो। तो हमने आज इनवाइट किया है जाने माने लेखक, पत्रकार, टिप्पणीकार नीलांजन मुखोपाध्याय को। नीलांजन ने कई किताबें लिखी हैं और उनकी किताबें आग्रहों और पूर्वाग्रहों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि फैक्ट्स पर हैं और काफी उन्होंने मेहनत की है, रिसर्च किया है। तो तथ्यों और शोध के आधार पर लिखी गई उनकी किताबें हैं। तो उनकी कोई ये भी नहीं आरोप लगा सकता कि कोई बायसेज है उनकी किसी विंग को लेकर, किसी विचारधारा को लेकर। द डिमोलिशन, द वर्डिक्ट एंड द टेम्पल उनकी एक किताब है अयोध्या के संदर्भ में। दूसरी किताब उनकी बहुत महत्वपूर्ण है, द आरएसएस आइकन्स ऑफ द इंडियन राइट। और एक तीसरी किताब उनकी, और भी कई किताबें हैं लेकिन मैं कुछ किताबों के नाम ले रहा हूं। उनकी एक और बहुत बहुत चर्चित किताब है, वो मोदी जी की दरअसल एक जीवन कथा है, और वो है नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स। तो नीलांजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नीलांजन को आप लोग पढ़ते रहते हैं बहुत सारी वेबसाइटों पर, बहुत सारे बड़े अखबारों में, अंग्रेजी के, यहाँ तक कि हिंदी के भी अखबारों में छपते रहे हैं। तो हम आपका स्वागत करते हैं नीलांजन। और बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिलेश भाई, आपसे बात करके और आपके चैनल में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं बहुत ही खुश हूं और तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम शुरुआत नीलांजन जी इसलिए कर रहे हैं आरएसएस के बयान से कि आरएसएस ने इस विषय पर पहले इतने ठोस रूप में नहीं बोला, हालांकि इसमें भी अगर मगर बहुत है। मैं अंबेडकर साहब के बयान को जैसा मैंने संक्षेप में आपके सामने रखा, लेकिन एक आरएसएस को, बीजेपी को गहराई से जानने समझने वाले व्यक्ति के तौर पे, एक लेखक के तौर पे, आप उस बयान को कैसे देखते हैं जो उन्होंने केरल में दिया था? देखिए, ये हाँ भी है और ना भी है। कल की जो सुनील अंबेडकर जी की जो बयान है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो वो कहते हैं हाँ सर, होना चाहिए लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए, इलेक्टोरल नहीं बनना चाहिए, वेलफेयर के लिए होना चाहिए। तो राजनीतिक मुद्दा क्या होगा, कैसे हो जाएगा? अब मसलन आप, मतलब ये सारा डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। संघ परिवार ने पिछले 35-40 साल से राम जन्मभूमि आंदोलन चलाया है, उसी का विस्तार आज हमको
देखने को मिल रहा है। उनके हिसाब से ये सांस्कृतिक आंदोलन था, हमारे हिसाब से वो विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल और इलेक्टोरल एजिटेशन था। और उसी के कारण हम मानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की प्रमुख पार्टी ऑफ गवर्नेंस बनी है, और संघ परिवार जिस डोमिनेटिंग पोजीशन में आज समाज में है, उसी के कारण हम मानते हैं। तो हम तो उसको पूरी तरह से पॉलिटिकल मानते हैं। सिमिलरली कास्ट सेंसस का जो मुद्दा है, जाति दरअसल सामाजिक तथ्य सिर्फ नहीं है, वो पूरी तरह से एक पॉलिटिकल इशू है। ये पूरी हमको मतलब लेट 19th सेंचुरी के बाद से हमको, अगर आप अंबेडकर जी को पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से जाति एक विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल मुद्दा रहा है हिंदुस्तान में, आजादी के पहले भी और आजादी के तो बाद रहा है। आजादी के बाद पिछले 30-33 सालों से, जब से 1990 में जब से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अनाउंस किया था कि मंडल कमीशन का जो रिकमेंडेशंस है उनको वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तब से जाति प्रमुख रूप से एक पॉलिटिकल मुद्दा बना है, चुनावों में हमेशा उसका एक फैक्टर रहा है। सुनील अंबेडकर जी का जो बयान है वो ये साबित करता है कि संघ परिवार के सारे संगठन जो हैं कास्ट सेंसस की डिमांड को पूरी तरह से रोक नहीं सकते, लेकिन उनको थोड़ा बहुत अड़ंगा लगाना है कि इस अड़ंगे से शायद रुक जाए। समस्या क्या है? 100 साल के ऊपर से ये जो एक पैन हिंदू यूनिटी बनाने की जो बात है, आखिरकार संघ परिवार कैसे बढ़ती है कि हर हिंदू जो है अपने सामान पॉलिटिकल मुद्दे और एस्पिरेशंस मानती है। तो अगर आपस में हिंदू होने के कारण जात के आधार पर अगर हमारे अंदर डिफरेंसेस होंगे तो यूनिटी नहीं हो सकती है। तो जब जब यूनिटी होती है तब इनका आंदोलन और इनकी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करती है। जब जब यूनिटी थोड़ी बहुत अगर लड़खड़ाती है, थोड़ा बहुत क्रम्बल करता है, क्योंकि जो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस हैं हिंदू धर्म के, हिंदू समाज के अंदर, वो अगर उभर के आते हैं तो इलेक्टोरली उनका नुकसान होता है, जैसे कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में देखने को मिला, खास तौर से उत्तर प्रदेश में, जहां उनकी सीटें इतनी घट गई और ओवरऑल नेशनली 60 सीटें इनकी 2019 की तुलना में कम हो गई। तो अंबेडकर जी का कास्ट सेंसस पे ये जो कहना है वो यही है कि उनको भय है कि कास्ट सेंसस से दोबारा जिस तरह से हिंदू यूनिटी बनी हुई है, जिस भी लेवल की हो, वो और कमजोर हो जाएगा। इसी कारण की वजह से जो एक और मुद्दा है, जो पिछले महीने में अगस्त के पहले सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, जिसमें उन्होंने शेड्यूल कास्ट का सब क्लासिफिकेशन को परमिसिबल माना है, और ये कहा कि जो रिजर्वेशन कोटा है पूरे शेड्यूल कास्ट को, ये आप सब क्लासिफिकेशन के आधार पर बांट सकते हैं। जो मांग कास्ट सेंसस से जो ओबीसी कोटा में होगा, वही चीज शेड्यूल कास्ट में भी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दे दी है। उस पे भी संघ परिवार में सारे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी सबकी तमाम समस्याएं हैं। क्रीमी लेयर की बात की थी, वो तो भारत सरकार ने फॉर्मली यूनियन कैबिनेट में मीटिंग करके उसको खारिज कर दिया कि जो सजेशन आया था 4 जजेस का, 7 में से 4 जजेस ने अपना कहा था कि क्रीमी लेयर भी शेड्यूल कास्ट में होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको रिजर्वेशन डिनाई करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा जो चीज है वो हम वही चीजें देख रहे हैं जिस चीज से बहुत समय से संघ परिवार जूझ रही है। ये कोई नई बात नहीं है, नया क्राइसिस नहीं है उनके लिए। जी, तो ये आपको क्या लगता है कि ये जो बयान सुनील अंबेडकर का आया है, और जो जाहिर है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो सर्वोच्च जो जो उनका उनका निकाय है, जिसमें
मोहन भागवत सहित 10 लोग या 15 जो लोग भी जितने भी लोग बैठते हों, उनकी ये एक कलेक्टिव राय है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है, जो अब तक थोड़ा सा खामोश थी, राहुल गांधी लगातार उसको ललकारे जा रहे थे लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, स्टैंड उन्होंने 2021 में लिया था जो पार्लियामेंट में कहा गया था कि भई जातिवार जनगणना वो नहीं करा सकते क्योंकि इससे जात-पात फैलती है और भारत में जो समस्याएँ हैं, उसमें इसको कराना उचित नहीं होगा। लेकिन 2018 में उन्होंने कहा था कि नहीं, यूपीए ने जो गलती की वो हम नहीं करेंगे। हम जातिवार जनगणना कराएँगे, ये राजनाथ सिंह जी ने बाकायदे ऑन रिकॉर्ड बयान दिया था। तो उसके बयान में भी आप देखेंगे कि कंसिस्टेंसी नहीं है, कभी कुछ, कभी कुछ। तो आरएसएस के इस बयान के बाद क्या आपको लगता है कि मोदी जी और शाह जी की सरकार, उनकी अगुवाई वाली सरकार, क्या अपना स्टैंड क्लियर कर देगी? सितंबर महीने में क्या नोटिफिकेशन की जो एक संभावना जाहिर की जा रही है राष्ट्रीय जनगणना के लिए, क्या उसमें इंक्लूड किया जाएगा या अभी रिलक्टेंस बरकरार रहेगा, कुछ और मसले सामने आएंगे? देखिए, दो बातें हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो बैक एंड फोर्थ जो होता रहा है कास्ट सेंसस के मुद्दे पे काफी लंबे समय से, 2022 में नीतीश कुमार ने काफी लंबे समय की प्रिपरेशन के बाद उन्होंने फॉर्मली अनाउंस किया था कि कास्ट सेंसस होगी। उसके बाद 2023 के जनवरी के महीने से वो प्रोसेस को शुरू किया गया था, जो पिछले साल बहुत ही सिंबॉलिक दिन 2 अक्टूबर को उसके मतलब जो रिजल्ट्स हैं उनको जारी किया गया था 2023 में। इसी बीच में जब उन्होंने ऐलान किया था तब वो एनडीए के साथ थे, उसके बाद वो महागठबंधन में आ गए, उसके बाद नीतीश कुमार की चरखी फिर दूसरी तरफ घूम गई, वो फिर दोबारा से वापस एनडीए में चले गए। लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी रही है कास्ट सेंसस के मामले में। अभी 4 दिन पहले मैंने एक उनका बयान देखा था कि वहां पे उन्होंने फिर से मांग की है कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी अभी कुछ महीने पहले लोकसभा कैंपेन के दौरान, चूंकि कास्ट सेंसस पे इतनी बात हो रही थी, तो मैंने एक बयान देखा था जेपी नड्डा का, जहां उन्होंने कहा था कि हाँ, कास्ट सेंसस के बारे में हम लोगों की बिल्कुल वो अनुमति है और हम उसको कैसे करेंगे उस चीज को हमें वर्कआउट करने की जरूरत है। सरकार एक तरह से मुझे लगता है कि फंस गई है। वो चाहती नहीं है कास्ट सेंसस करवाना, क्योंकि अगर कास्ट सेंसस करवाएगी तो पब्लिक परसेप्शन में होगा कि राहुल गांधी की जीत हुई है। लेकिन उनको ये भी पता है कि वो कास्ट सेंसस को अब और रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि ये आइडिया इतना मजबूत हो गया है। इससे फायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, वो एक अलग बात है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में कोई भी चीज जो होता है जिसके बारे में एक पॉलिटिकल प्रेशर बनता है, उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात नहीं होती। कैसे होगा सब क्लासिफिकेशन ओबीसीज में? कई स्टेट्स में तो ऑलरेडी है, बिहार में तो ऑलरेडी है, एमबीसीज है, ईबीसीज हैं, उनके अलग अलग किस्म के उनको जो जो रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं, मतलब वो अलग अलग तरीके से बांटे जाते हैं, तो ऑलरेडी एक है। लेकिन एक ओवर आर्चिंग आइडिया बन गया है कि कास्ट सेंसस का मतलब है कि जो ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं उनको कम मिलेगा, जो ज्यादा अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको ज्यादा मिलेगा। तो इस मामले में क्या होगा कि जो संघ परिवार का जो एग्जैक्ट जो डर है वो ये है कि इसमें उसी तरह की संभावना हो सकती है जो हमने 1990 में देखा था, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने वो ऐलान किया था कि हिंदुओं में अलग अलग कास्ट ग्रुप्स दूसरे कास्ट ग्रुप्स के खिलाफ नारे लगा रहे थे, पब्लिक प्रोटेस्ट हो रहे थे, आंदोलन हो रहे थे। राजीव गोस्वामी करके दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र जो था, उसने आत्मदाह करने की कोशिश की थी मेडिकल इंस्टीट्यूट सफदरजंग के सामने, उसने अपने आप को आग लगा ली थी, सेल्फ इमोलेशन का केस हुआ था। तो एक तरह से पूरी आग फैल गई थी। उसको डाउज करने के लिए मैं बस थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं, लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या का रथ यात्रा निकाला था कि हिंदू बिखर गए हैं, उनको कैसे इकट्ठा करें, चले अयोध्या आंदोलन को हम लोग लॉन्च करते हैं। 1990 में अयोध्या आंदोलन बहुत ही अर्ली स्टेजेस में था, एक तरह से शिलान्यास का आंदोलन हो चुका था, लेकिन उस तरह से मास मूवमेंट नहीं बना था जो अल्टीमेटली 90, 91 और 92 में जाके हुआ था और जाके डेमोलिशन हुआ था।
अब स्थिति क्या है कि अयोध्या का जो मुद्दा है, में लोकसभा के चुनाव में क्लियरली देखने को मिला कि आपने उसको इलेक्टोरली जितना निकल सकता था उतने आपने उसको मिल्क कर दिया। इस चुनाव में भी आपको उससे कोई फायदा नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या की सीट भी हार गई। तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता कि अयोध्या का जो इशू है वो अपनी उसका उसका यूटिलाइजेशन का उसको और फायदा उससे नहीं निकाला जा सकता है। तो ये भय है कि दोबारा से अगर जात के आधार पर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कि देखो उसको ज्यादा मिल रहा है, जैसे पंजाब में जो कानून जो जिसपे स्टे लग गया था कि नामधारी और मजहबी सिख इन लोगों को ज्यादा प्रिविलेजेस मिलते थे, दूसरों को नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से पंजाब में हमने कोई दलित इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी उभरते हुए नहीं देखी। हालांकि पंजाब में परसेंटेज वाइज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा दलित हैं। इसके बावजूद उस तरह की कभी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं मिली। बहुजन समाज पार्टी को उतना फायदा नहीं हुआ जितना उनको यूपी में मिला था। तो इन सब चीजों की वजह से जो है बाकी फंसी हुई। अब देखते हैं कि आगे किस तरह से सरकार नेविगेट करती है। 2021 की जो सेंसस होना था उसके बारे में इस सरकार को कोई अभी तक खास रुचि दिखी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको बेसिकली आंकड़ों से कोई खास प्रेम नहीं है, क्योंकि रेटोरिक के आधार पर उनकी राजनीति चलती है। तो ये आखिर कास्ट की काउंटिंग को लेकर, गणना को लेकर ये हेजिटेशन क्यों है हमारे बड़े राजनीतिक दलों में? देखिए, जहां तक बाकी पार्टियों का है उसके बारे में मैं स्पेसिफिकली नहीं कह सकता हूं कि क्या कारण है कि उन्होंने कास्ट सेंसस को क्यों नहीं उन्होंने प्रमोट किया, उनको क्या समस्याएं हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के बारे में मैं कह सकता हूं कि हो इसके बावजूद कि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट होते हैं या उनके जो एमपी होते हैं या फिर स्टेट्स में जो एमएलए एमएलसी होते हैं उनमें नॉन अपर कास्ट की परसेंटेज काफी बड़ी है और लीडरशिप में भी थोड़े बहुत आपको ओबीसी या शेड्यूल कास्ट के या शेड्यूल ट्राइब के लोग देखने को मिलते हैं। लेकिन जिसको हम बोलते हैं कि जो सवर्ण मेंटालिटी है वो एक तरह से अभी भी संघ परिवार के तमाम संगठनों का मेरे हिसाब से उनकी मार्गदर्शन वही करते हैं, वही मेंटालिटी करती है। उसी के कारण उनको एक सीमा के आगे अपर कास्ट को नाराज करना खतरा, उसमें खतरा दिखता है। मेरा सवाल है कि क्या कांग्रेस ने हिस्टोरिकल ब्लंडर किया, आइसोलेट करके ओबीसी को एक दौर में, लंबे दौर में, जिसका खमियाजा उसको आज तक भुगतना पड़ रहा है? देखिए, पूरा जो 1980 का जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी, आते आते 1980 का दशक शुरू हो जाता है। पूरा 80 का दशक में कांग्रेस का शासन था 89 तक। तो वीपी सिंह बनते हैं, उसके बाद 90 में चंद्रशेखर बनते हैं और उसके बाद नरसिम्हा राव फिर से बनते हैं। तो 80s और 90s में कांग्रेस का जो लीडरशिप थी वो एक तरह से एंट्रेंच थी। जो ओबीसी की जो हम मंडलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हम बोलते हैं, उस राजनीति को अपनाने वाले गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी पार्टीज थे, जिसको हम लोग थर्ड फ्रंट बोलते थे। मिड 90s से हमको देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी को समझ में आता है कि हमको थोड़ा बहुत वाकई वो करना पड़ेगा जो उनके बाला साहेब देवरस बोल के गए थे 1974 के अपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाषण में कि जाति मतलब ऑल एनकम्पासिंग कास्ट इंक्लूजन की बहुत बड़ी जरूरत है अगर संघ परिवार को एक सिग्निफिकेंट राजनीतिक फोर्स के तौर पे उभरना है। 91 के इलेक्शंस में आपको याद होगा उस समय जनरल सेक्रेटरी गोविंदाचार्य होते थे। तो सोशल इंजीनियरिंग का जो जुमला है वो हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी में सुना। कल्याण सिंह जो ओबीसी नेता थे वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं उत्तर प्रदेश में। सुंदर सिंह भंडारी, हम जैसे लोग जो उस समय मतलब बीट रिपोर्टर थे, आप भी थे, हम भी थे, तो उस समय हम जैसे लोगों को 91 इलेक्शन के बाद में मुझे याद है कि भंडारी जी को हमने पूछा था कि भंडारी जी आपकी क्या टिप्पणी है, चुनाव खत्म हो गया। बोलता बस बाकी पता नहीं क्या होगा, लेकिन पंत और तिवारी के जमाने खत्म हो गए। सिंपल, मतलब
मजाक के तौर पे उन्होंने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बात बोली कि जो पॉलिटिकल हेजेमनी थी एक तरह से अपर कास्ट की, वो खत्म हो गई। लेकिन कांग्रेस ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया पॉलिटिकली, ना तब किया ना उस 10 साल में किया जब वो दोबारा वापस पावर में आते हैं। 96 के बाद से 2004 तक कांग्रेस पावर में नहीं रहती है, यूपीए 10 साल आती है, लेकिन उस तरह समय जो लीडरशिप की जो थिंकिंग थी वो कास्ट के मुद्दे पे सिग्निफिकेंट नहीं थी। आगे किस तरह से परिवर्तन हो रहा है ये, इसके प्रति वो रिएक्टिव नहीं थी। राहुल गांधी भी शुरू में नहीं थे, शायद उनकी हिंदुस्तान की राजनीति के बारे में कम समझ थी उनको। में भी ये भी कहा जाता था कि हमको देखने को मिला है कि उनको राजनीति में 100% शायद उनका इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन हमको एक नया अवतार देखने को मिलता है राहुल गांधी में, जो भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद जो दूसरी यात्रा उन्होंने 2024 में की थी, उसके बाद से पॉलिटिकली ज्यादा कमिटेड टू सोशल इंक्लूसिवनेस, कम्युनल हार्मनी और वेलफेयर। इन तीनों चीजों में जो हमारे देश के जो सबसे ज्यादा जो फॉल्ट लाइंस हैं, इस पे ज्यादा उनका कमिटमेंट अंडर प्रिविलेज सेक्शंस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि कांग्रेस आज एक तरह से कास्ट सेंसस के मुद्दे पर, बेशक नीतीश कुमार ने ये आइडिया को ओरिजिनली फ्लोट किया हो बिहार में, लेकिन आज अगर आप जाके जनता को पूछिए कि जातीय जनगणना के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है, तो बोलेंगे राहुल गांधी का। जी लेकिन नीलांजन, एक प्रश्न, सबाल्टर्न जो समूह हैं उनके अलग अलग खेमों में, खासकर जो उनकी इंटेलेक्चुअल सर्किल है जो बहुत लिमिटेड है संख्या के हिसाब से, लेकिन उसमें उनके इंटेलेक्चुअल्स ये सवाल उठाते हैं कि राहुल गांधी का ये नया अवतार जरूर है और वो कांग्रेस पार्टी में एक एक्सेप्शनल नेता के तौर पे इमर्ज किए हैं और बहुत बड़े टॉवरिंग पर्सनालिटीज कांग्रेस के लीडर रहे, लेकिन कोई इस तरह का नहीं था जो सबाल्टर्न समूहों को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा हो उनके इश्यूज को लेकर। लेकिन एक शक भी ये वर्ग उनके पर जाहिर कर रहा है, और वो ये कि जब उनकी राज्य सरकारें जो अभी काम कर रही थी और अभी काम कर रही हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ की अब तक की सरकार रही हो या राजस्थान की सरकार रही हो, उनके कामकाज में और जो मौजूदा एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स हैं उनके कामकाज में वो चीज नहीं दिखाई देती है जिसकी बात सैद्धांतिक तौर पे राहुल गांधी कर रहे हैं। शब्द और कर्म का जो भेद है, यानी थ्योरी और प्रैक्टिस का जो एक भेद दिखाई देता है, जो सवाल सबाल्टर्न समूहों के लोग उठा रहे हैं राहुल गांधी पर, उससे बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति कितनी प्रभावित हो रही है? देखिए, दो बातें। एक तो राहुल गांधी का जो प्रेजेंस और जो चेंज ओवर मेकओवर होता है वो शुरू होता है सितंबर 2022 से, जब उनकी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है। ऐसा नहीं कि सितंबर में वो केरल से निकल लिए तो फिर मतलब एकदम से वो परिवर्तित हो गए। एक प्रोसेस में उनका परिवर्तन होता है। वो इस यात्रा के दौरान बहुत गलतियां करते हैं, कई जगह बहुत कुछ गलत बातें करते हैं। अगर हम वाकई भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का मतलब अगर हम लोग रीजन वाइज स्टेटमेंट्स को हम लोग देखेंगे तो हमको एक कांस्टेंट ग्रोथ देखते हुए नजर आएगी। तो इम्पैक्ट ऑफ राहुल गांधी 2.0, उनके जो सरकारें रही हैं अलग अलग स्टेट्स में, वो हम 2022 से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाय द टाइम जब इसका इम्पैक्ट होना शुरू होता है तब तक कांग्रेस की सरकारें पिछले साल 2023 में हार जाती हैं, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आउट ऑफ पावर हो जाते हैं, तो समय नहीं है। दूसरी बात जो शंका है कि तेलंगाना में कोई कुछ काम अभी तक खास नहीं हुआ है। देखिए, फर्क यह है कि ऑल सेड एंड डन कांग्रेस पार्टी जो है, मैं ये मानता हूं इन प्रैक्टिस भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा डेमोक्रेटिक लाइन से चलती है। ये मेरी धारणा है। और इसके पीछे मतलब भारतीय जनता पार्टी में डेमोक्रेसी का कंप्लीट एब्सेंस के पीछे ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो चिट्ठी अडवाणी जी और कुछ लोगों ने 2015 में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे अमित शाह उनको लिखा था, उसमें लिस्टेड मुद्दों का अगर पिकअप करेंगे तो आपको तो वही चीजें तब देखने को मिलेंगे, अभी वही चीजें देखने को मिलेंगे। कौन प्रेसिडेंट होना चाहिए, चुनाव खत्म हो गया, जेपी नड्डा का टर्म खत्म हो गया, वो मंत्री बन गए, लेकिन उस पर लेके जब तक आरएसएस ने
फर्मली नहीं बताया, नहीं आपको शुरुआत करनी है, तब अब से शायद कल से पूरा इनर पार्टी इलेक्शंस की प्रोसेस को शुरुआत किया गया। तो जो सबॉल्टन जो इंटेलिजेंसिया है, उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि इनमें से आज के तारीख में तमाम जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, किसका रिलेटिवली ज्यादा कमिटमेंट है टुवर्ड सोशल वेलफेयर। उसके बेसिस पे अपने फैसले, उनको अपने चॉइसेस तय करने पड़ेंगे। क्या जातिवार जनगणना का प्रश्न, जिसको राहुल गांधी लगातार तेजी से उठा रहे हैं, दूसरे संगठन भी उठा रहे हैं, कि अगर इस पर मोदी जी की सरकार ने एप्रोप्रिएटली इसको एड्रेस न किया इस सवाल को, तो क्या उनकी पॉपुलैरिटी को गिराने में ये बहुत बड़ा एक मसला बन सकता है? आपको लगता है कि ये राष्ट्रीय जनगणना का प्रश्न, जाति को इंक्लूड करना इसमें, ये एक यक्ष प्रश्न है मोदी जी के लिए, एक ऐसा सवाल जिस पर कुछ भी हो सकता है? देखिए, परसेप्शन की लड़ाई में ये लोग मानने लगे हैं कि जाति जनगणना पिछड़ों के लिए फायदेमंद होगा, जो जो सबसे पिछड़े हैं उनके लिए फायदेमंद होगा। जो इसको रोकना चाहेगा वो जो 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 अपर कास्ट के लोग हैं या जो अपर श्रेणी के जो लोग हैं, ज्यादा प्रिविलेज्ड हैं, उनके साथ हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कास्ट सेंसस पे कुछ जल्दी कदम ना ले, अनाउंस नहीं करे, तो उनके लिए नुकसानदायक होगा, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलांजन जी, आपने बहुत बेबाक ढंग से बातें रखी हैं, सरकार के बारे में, आरएसएस के बारे में, यहाँ तक कि विपक्ष के बारे में भी, और राहुल गांधी के बारे में पर्टिकुलरली। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों श्रोताओं के लिए नीलांजन मुखोपाध्याय की ये बातें निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, और उनको चर्चा, विचार, मीमांसा का एक मौका देती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, हम फिर अगली बार किसी महत्वपूर्ण शख्सियत को इस तरह की बातचीत के लिए आमंत्रित करेंगे। आप हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये बातचीत हमारी कैसी लगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।